Hello students, once again welcome back to CSE द एजुकेशन रेवोल्यूशन। मैं विजेंद्र चौधरी आपका फिर से स्वागत करता हूं। आप सभी स्टूडेंट्स लोगों की बार बार एक डिमांड आ रही थी कि जो भी टॉपिक्स हम लोग कवर कर रहे हैं उससे रिलेटेड हमें क्वेश्चंस चाहिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस या परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चंस या फिर जो भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है जिससे कि वो कॉन्सेप्ट या टॉपिक एकदम क्लियर हो जाए। तो इसीलिए आज हम लोग जितने भी हमारे लेक्चर्स कंप्लीट हुए हैं 1, 2, 3 उनमें से कुछ बेसिक टॉपिक्स के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके लिए मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो चलिए देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट टू स्टेट दैट अर्थ वॉज स्फेरिकल? यह सबसे पहले किसने कहा था कि पृथ्वी गोल है? तो ऑप्शन हमें जो दिए हैं एरिस्टोटल, कॉपरनिकस, टॉलमी या स्ट्रैबो। देखिए मैंने ऑप्शंस हिंदी में नहीं लिखे, हम सभी एटलीस्ट इतना तो पढ़ के या फिर ये सुनकर आराम से ऑप्शंस वहाँ पे लगा लेंगे एग्ज़ाम में। ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी 2001 में। तो आप लोग इसका आंसर गेस कीजिए। चलिए देखते हैं। एरिस्टोटल इज़ द राइट आंसर। एरिस्टोटल आप लोग जानते भी होंगे कि ये ग्रीक फ़िलोसोफर हैं, बहुत ही एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर यानी कि दार्शनिक। मैं हिंदी का भी ध्यान रख रहा हूँ। तो ये ऐसे दार्शनिक हैं जिनका अपना खुद का एक दर्शन का सिद्धांत है और उन्होंने बहुत सारे सब्जेक्ट्स में अपने विचार या अपना दर्शन दिया हुआ है। और ज्योग्राफी यानी कि भूगोल भी उनमें से एक है। तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि ये पृथ्वी है वो इस तरह से गोल है और ऐसे कुछ दूरी पर चक्कर लगाती है। एक बेसिक सा क्रूड सा सिद्धांत दिया था। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इफ़ 12 नून एट GMT, व्हाट इज़ द टाइम एट 75 डिग्री ईस्ट? अगर GMT यानी ग्रीनविच मीन टाइम, जो लाइन आप यहाँ पे देख सकते हैं 0 डिग्री वाली लाइन, ग्रीनविच मीन टाइम, ये मैंने आपको शायद बताया था कि ग्रीनविच पर ही क्यों मीन लिया गया है, इसे ही क्यों 0 डिग्री लिया गया, दूसरा क्यों नहीं लिया गया, एक ट्रेडिशनल रीज़न के कारण। अगर वहाँ पर 12 बजे हैं तो 75 डिग्री ईस्ट मतलब पूर्व। सबसे पहले आप ये बना लीजिए नॉर्थ। जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए तो पहले आप ये ड्रॉ कीजिए, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। ओके, तो 75 डिग्री ईस्ट यानी कि इस तरफ 75 डिग्री ईस्ट में कितना समय होगा? हम लोगों ने ये पढ़ा था कि हर एक 15 डिग्री पर 1 घंटा हमें जोड़ना पड़ता है। हमें कितना 75 डिग्री करना है, तो अगर 15 डिग्री पे 1 घंटा तो 75 पे 75 बाय 15, 5 घंटे। करेक्ट, ईजी था वैसे ये। पूर्व दिशा में अगर 12 यहाँ बजे हैं तो कितना हमें ऐड करना पड़ेगा? 12 + 5 यानी कि 5 PM। तो हमारा आंसर होगा 5 PM। देखिए ये प्रश्न जब हम देखते हैं किसी को करते हुए तो बड़े आसान लगते हैं, लेकिन जब आप खुद करते हैं तो बहुत ही छोटी छोटी सी कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसे बाद में हम फिर पछताते हैं। तो आप थोड़ा सा इसे कॉन्सेप्चुअली समझने की कोशिश कीजिएगा कि आखिर 15 डिग्री में 1 घंटा क्यों, या 1 मिनट में, या 1 डिग्री में 4 मिनट कैसे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इफ देयर इज़ अ 12 नून एट GMT, अगर GMT पर दिन के 12 बजे हैं तो 30 डिग्री पश्चिम 30 डिग्री वेस्ट पर कितना समय होगा? फिर से तुरंत आपको बनाना है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। डिफरेंस पहले नोट कर लीजिए। 30 डिग्री क्वेश्चन है 30 डिग्री वेस्ट, तो हमें किस तरफ जाना होगा इस बार? इस तरफ, प्राइम मेरिडियन के। और 30 डिग्री पे 15 डिग्री पे 1 घंटा, तो 30 डिग्री पे 2 घंटे। अब हमें यहाँ पे देखिए पहले वाले प्रश्न में हमने माइनस किया था, सॉरी पहले वाले प्रश्न में हमने एडिशन किया था 12 + 5। वो ऐड क्यों किया था? क्योंकि पूर्व में हमेशा समय आगे होगा और पश्चिम में समय हमेशा पीछे होगा। इसका एक एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए देखिए यहाँ पे भारत दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। भारत में जब सूर्योदय होता है तब अमेरिका में रात होती है और
इंग्लैंड में या फिर वेस्टर्न यूरोप में सुबह होने वाली होती है कुछ घंटों में। जैसे अमेरिका से हमारा लगभग 11:30-12 घंटे का फ़र्क है, बिल्कुल लगभग दूसरी हमारे पीछे की तरफ है वो ग्लोब में। तो इस तरह से यहाँ पर जैसे ही हम इस तरफ जाते हैं ना वेस्ट की तरफ, तो समय यहाँ पर पीछे रहता है, और जैसे हम ईस्ट की तरफ मूव होते हैं तो समय हमारे लिए हमसे आगे होता है। तो अगर यहाँ पर है इंडिया, यहाँ है ऑस्ट्रेलिया या जापान भी इसी टाइमलाइन पे समझ लीजिए, तो ये हमसे समय में आगे होंगे, और जहाँ पे अमेरिका है वो हमसे समय में पीछे होगा, या वेस्टर्न यूरोप या अफ्रीका। ठीक है, तो जब भी वेस्ट की बात आए, पश्चिम की बात आए, तो आपको करना है माइनस, यानी कि आपको उसे घटाना है। तो 2 घंटे हम 12 में से घटाएंगे, क्योंकि हमें 12 GMT टाइम दिया हुआ था, तो 10 बजे सुबह के। आई होप इट इज़ क्लियर। आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न है आपके लिए, ये आपको सॉल्व करना है। आप पेन और पेपर लेके बैठिए। और तो प्रश्न कुछ इस तरह से है कि अगर भारतीय मानक समय में 10 बज रहे हैं, IST मीन्स भारतीय मानक समय, यहाँ पर अगर 10 बज रहे हैं, तो व्हाट वुड बी द लोकल टाइम एट शिलोंग ऑन 92 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। UPSC 99 में पूछा गया था। तो शिलोंग का लोकल समय, जिसका लॉन्गिट्यूड हमें दिया हुआ है 92 डिग्री पूर्व, वो कितना होगा। तो देखिए, सबसे पहले थोड़ी सी आपकी हेल्प कर देता हूँ मैं। ये मैं एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ भारत के नक्शे का। अब आप लोग, मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, आप सभी ने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया है मुझे कि भारत की मानक समय जो है, समय वाली रेखा IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वो गुजरती है 82.5 डिग्री ईस्ट से, राइट। सो वी आर इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन, ग्लोब के हम ईस्टर्न पार्ट में हैं। तो अगर ये यहाँ से हमारी मानक समय, भारतीय मानक समय की रेखा है, तो अगर हम फर्दर इस तरफ जाएंगे, राइट हैंड साइड की तरफ, सीधे हाथ की तरफ, तो फिर ईस्ट होगा, और अगर हम उल्टे हाथ की तरफ चलेंगे तो वेस्ट होगा। यानी कि गुजरात होगा ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट, गुजरात होगा वेस्ट में, नॉर्थ ईस्ट होगा ईस्ट में। शिलोंग लगभग यहाँ पर है, जिसका इन्होंने दिया हुआ है 92 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ओके, तो आपको एक छोटी सी हिंट दे देता हूँ। जब आप ईस्ट में जाएंगे तो इसका मतलब है कि समय यहाँ से ज़्यादा हो रहा होगा, जो भी अभी समय दिया हुआ है 10 AM IST दिया है ना, तो लोकल टाइम वहाँ पे ज़्यादा होगा। और अगर हम वेस्ट में जाएंगे, यानी गुजरात साइड जाएंगे, महाराष्ट्र साइड जाएंगे, तो यहाँ पर लोकल टाइम जो होगा वो कम हो रहा होगा। ओके, आप इसे सॉल्व करके मुझे कमेंट में बताइए, कमेंट बॉक्स में। मैं आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार करता हूँ, और जितना पॉसिबल है उतना मैं आप लोगों को रिप्लाई भी करता हूँ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा गुजरती है इनमें से किन कंट्रीज से, थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ कंट्रीज डज इक्वेटर पास। ये भी UPSC का क्वेश्चन है। देखिए, मैं UPSC के प्रश्न इसलिए भी इंक्लूड कर रहा हूँ कि क्योंकि कहीं ना कहीं सभी स्टेट सर्विसेज दे लुक अप टू UPSC। वो UPSC के कुछ पास्ट क्वेश्चंस में से, या फिर कुछ उसके एक्सपीरियंस से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट समझे गए हैं, उससे कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं सिमिलर या मिलते जुलते, या कई बार एक जैसे बिल्कुल वही के वही उठाकर। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो भूमध्य रेखा गुजरती है, ये आप देख सकते हैं, भूमध्य रेखा इक्वेटर 0 डिग्री जिसे हमने दिया गया है, ठीक है, लैटिट्यूड में। जैसे जैसे हम जाएंगे ऊपर, यहाँ पर है नॉर्थ, यहाँ है साउथ। तो ये दोनों ट्रॉपिक्स जो मैंने आपको बताया था, वाह कितनी सही लाइन बनी है ट्रॉपिक्स की। एक हो गई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एक हो गई ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर और कर्क रेखा। इसके बीच में है सबसे ज़्यादा हीट, यानी कि सबसे ज़्यादा गर्मी पाने वाला जोन, ट्रॉपिकल जोन, उष्णकटिबंधीय। ओके, तो कौन सी ये रेखा, देखिए सारे आप एक बार ठीक से ध्यान से देख लीजिए इस मैप में। मैं आपको थोड़ा सा समय देता हूँ, और इस ठीक है, ए आंसर जो है, ए ऑप्शन है ब्राज़ील, जाम्बिया, मलेशिया। बी कहता है कोलंबिया, कीनिया एंड इंडोनेशिया। सी कहता है ब्राज़ील, सूडान एंड मलेशिया। और डी कहता है वेनेजुएला, इथियोपिया एंड इंडोनेशिया। ओके, देखिए जब आपको प्रश्न, यहाँ पे तो मैंने आपको मैप दिया है, आप इसे धीरे से कर ही लेंगे, लेकिन जब आपको प्रश्न ये इस तरह के मल्टीपल ऑप्शंस जब दिए हों ऑब्जेक्टिव्स में ना बने, तो कभी कभी एलिमिनेशन मेथड भी लगाना चाहिए। जैसे आपको मान लीजिए एक कुछ चीज़ पता है, एक कोई आंसर में से एक पोर्शन पता है
जो पक्का नहीं है, ठीक है, तो उसे ज़रूर आपको करना है एलिमिनेट, या उससे मिलते जुलते और जो जो ऑप्शन में वो दिया गया है उसे एलिमिनेट करना है। तो आपने एलिमिनेशन की मेथड लगाई, या फिर आप इंक्लूजन की मेथड लगाइए, मतलब उसे आप सिर्फ उन्हीं ऑप्शंस को कंसिडर कीजिए जिसमें जो आपको पता है कि हाँ ये मल्टीपल ऑप्शंस में से एक इस ऑब्जेक्टिव में दिया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडोनेशिया, शायद सबसे ज़्यादा सभी को पता है कि इंडोनेशिया से तो गुजरती ही है, करेक्ट। तो 2 मैंने एलिमिनेट कर दिया, बी या सी, बी या डी में से कोई आंसर होना चाहिए। मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ, आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं। ओके चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है कोलंबिया, कीनिया एंड इंडोनेशिया। तो उन्होंने बहुत ही बारीकी से क्या किया है, यूपीएससी बड़े समझदारी से क्वेश्चन उठा दिए। कोलंबिया उठाया उन्होंने साउथ अमेरिका से, कीनिया उठाया उन्होंने अफ्रीका से, ये रहा कीनिया अपना, ये कोलंबिया ऊपर, और इंडोनेशिया उठा दिया उन्होंने एशिया से। वाह, पूरे ज्योग्राफी का, सारे कॉन्टिनेंट्स का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नियरेस्ट टू द इक्वेटर? भूमध्य रेखा के सबसे करीब कौन सा शहर है? तो अगेन आपको थोड़ा सा मैप्स पढ़ने की आदत डालनी होगी। ज्योग्राफी में मैंने शुरू में भी जो स्ट्रैटेजी बताई थी उसमें बताया था कि मैप्स आपको पढ़ने की एक आदत होनी चाहिए, मैप साथ में रखकर पढ़ाई करने की एक आदत होनी चाहिए। तो उसमें आपको क्या होगा, जो पिक्चर इमेज है, पिक्चर मेमोरी है, वो क्रिएट होती है। तो ये जो चित्र है वो हमारे दिमाग में ऐसे छपते हैं कि वो हमें याद रहते हैं, या फिर उसमें उसकी रिकॉल वैल्यू, उसे याद रखने की जो क्षमता है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो कोलंबो है श्रीलंका में, जो कि थोड़ा सा अगर आपको मैप याद है, वर्ल्ड मैप, ये रहा हमारा भारत। थोड़ा सा इसे रफ बना देता हूँ मैं, ये बना देता हूँ यहाँ पे साउथ अमेरिका, यहाँ बना देता हूँ थोड़ा सा नॉर्थ अमेरिका, यहाँ बना देता हूँ ऑस्ट्रेलिया, थोड़ा सा ऊपर बन गया है। ठीक है, ये अपना इंडोनेशिया, तो यहाँ पे श्रीलंका। ऑलराइट, ये पूरा जो मलय पेनिनसुला और इंडोनेशिया और वो सब सारे द्वीप, और यहाँ पे कहीं फिलीपींस है। ओके, तो ये बनाया मैंने इक्वेटर, 0 डिग्री भूमध्य रेखा, 0 डिग्री इक्वेटर। ओके, ये रहा हमारा कोलंबो श्रीलंका में, थोड़ा सा ऊपर है ना। फिर बताया है जकार्ता, जकार्ता कहाँ पर है, इंडोनेशिया में, तो ये थोड़ा सा क्लोज बनता है जकार्ता। फिर है मनीला जो कि फिलीपींस में है, और सिंगापुर जो बिल्कुल मलय पेनिनसुला इसकी बिल्कुल कॉर्नर में, यहाँ पर सिंगापुर। तो आंसर है सिंगापुर। सिर्फ मैप की नॉलेज होगा तो आप सॉल्व कर लेंगे इजीली। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट्स इज नियरेस्ट टू द इंटरनेशनल डेट लाइन? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। हमारे जनरल नॉलेज के लिए भी, इन जनरल भी, अगर कोई पढ़ाई ना भी कर रहा हो तब भी उसे ये एटलीस्ट पता होना चाहिए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में, कि कैसे जो दिनांक बदलता है, तिथि बदलती है, उसे कैसे, आखिर इसे कैसे सेटअप किया है। ये भी यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। अब देखिए कहाँ से गुजरती है, तो अगेन आपको ये सारे स्टेट्स ना, मैं जब ओशियंस पढ़ाऊंगा तब आपको ज़रूर कवर करूँगा। मलक्का स्टेट कहाँ पर है, और इनकी अगर हो सके तो कुछ ऐसी ट्रिक्स भी दूंगा जो याद रखी जा सके ईजीली। ओके, तो ऑप्शन है मलक्का स्टेट, बेरिंग स्टेट, स्टेट ऑफ फ्लोरिडा, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। अगर आपको ये सब अभी नहीं पता है तो मैं आपको सीधा आंसर दिखाता हूँ। आंसर है बेरिंग स्ट्रेट, जो है नॉर्थ अमेरिका और रशिया, यानी कनाडा के जो बॉर्डर है उससे और रशिया के बीच में। कनाडा नहीं, यहाँ पर शायद आपका आता है अलास्का, तो यूएस का एक पार्ट है। अगर आप नॉर्थ अमेरिका का बड़ा ही अजीब सा उसका एक मैप जब स्टडी करेंगे ना, तो कुछ अजीब अजीब से स्टैट्स या फैक्ट्स आपको मिलेंगे। ओके, ठीक है, ये हमारा एशिया, ये रहा हमारा, ये इस तरफ एशिया, इस तरफ है ना, तो इधर बीच में से गुजरता है बेरिंग स्ट्रेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है? तो मेरे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स, थोड़ा सा आप भी हिंदी पढ़ लीजिए, ठीक है। तो प्रत्यक्ष साधन का मतलब क्या हुआ, जो डायरेक्ट एविडेंस। तो कौन कौन से हैं? भूकंपी तरंगे क्या डायरेक्ट एविडेंस है? क्या ज्वालामुखी है, गुरुत्वाकर्षण बल है, या पृथ्वी का चुंबकत्व? क्या आपको लगता है? शायद इजी क्वेश्चन है। ज्वालामुखी, तरंगे कैसे डायरेक्ट हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, इनडायरेक्ट एविडेंस है वो, प्रत्यक्ष नहीं, अप्रत्यक्ष साधन है। गुरुत्वाकर्षण बल और चुंबकत्व भी बिल्कुल ऐसे ही है। ज्वालामुखी क्योंकि सीधे हमें
सीधे हमें यहाँ मैग्मा बाहर निकल के कोर से बाहर निकलता है, जब लावा बन जाता है वो, तो डायरेक्ट एविडेंस मिलता है। ये प्रत्यक्ष साधन है, इसको स्टडी करो और पता करो अंदर क्या क्या है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मंडल लिथोस्फीयर को वर्णित करता है? भूपटल और ऊपरी मेंटल, भूपटल व क्रोड, मेंटल व क्रोड, या ऊपरी व निचले व ये निचले मेंटल। तो ये आपको मैंने बहुत ही अच्छे से फिगर्स के थ्रू बताया था। चलिए देखते हैं। ये हमारा फिगर, ये है कोर, इनर कोर आउटर कोर, मतलब आंतरिक और बाह्य क्रोड, फिर है इनर मेंटल, आउटर मेंटल, अपर मेंटल, ठीक है। और फिर ऊपर था ये हिस्सा क्रस्ट, यहाँ तक, जिसमें कि कॉन्टिनेंट और ओशन यानी महासागरीय जो भूप्रपटी है और महाद्वीपीय भूप्रपटी दोनों। तो आंसर है इसका भूपटल व ऊपरी मेंटल, यानी कि क्रस्ट जो है और अपर मेंटल, इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं लिथोस्फीयर या स्थल मंडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन से भीतरी ग्रह है? ये ग्रह थोड़ा इसमें ठीक से टाइप नहीं हो रहा है, ग्रे हो जा रहा है। ओके, तो पृथ्वी व सूर्य के बीच पाए जाने वाले, सूर्य व क्षुद्र ग्रहों एस्टेरॉयड बेल्ट जिसे बोलते हैं की पट्टी के बीच पाए जाने वाले के गैसीय ग्रह या बिना उपग्रह वाले ग्रह। ओके, तो जब आपको सोलर सिस्टम का मैंने इंट्रोडक्शन दिया था तो बताया था कि उसमें से कुछ ग्रहों को हम कहते हैं जो भीतरी हैं, कुछ हैं थे जो बाह्य ग्रह हैं। उनमें कुछ बेसिक डिफरेंस है, कुछ फंडामेंटल उसमें फ़र्क है दोनों में। तो देखते हैं, इसका आंसर है सूर्य व क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड बेल्ट। तो देखिए एस्टेरॉयड बेल्ट कहाँ होती है? ये आ रही है एस्टेरॉयड बेल्ट, मार्स और जुपिटर के बीच में बहुत सारे छोटे छोटे क्षुद्र ग्रहों का एक बेल्ट बन गया है। बहुत सारा डस्ट है वहाँ पे और बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड्स हैं जो कभी कभी मार्स पर, कभी पृथ्वी की तरफ आते भी हैं। तो क्या होता है, जब पृथ्वी के वातावरण में ये आते हैं तो इन्हें हमें मीटियोर कहते हैं। और वातावरण में जैसे ही एंटर करते हैं तो ये उसकी फ्रिक्शन से, घर्षण से जल जाते हैं। ज़्यादातर, बहुत ही कम है जो कि नीचे आ पाते हैं हमारे सरफेस पर, लिथोस्फीयर तक। ठीक है, ये भी काफ़ी आसान और काफ़ी रेगुलर वाला क्वेश्चन था ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये एक और प्रश्न आपके लिए, दूसरा प्रश्न जो है हमें इस सीरीज़ का। वेरिएशन इन लेंथ ऑफ डे टाइम एंड नाइट टाइम फ्रॉम सीजन टू सीजन आर ड्यू टू, यूपीएससी का प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ मैं कि अलग अलग ऋतुओं में दिन और रात की लंबाई में असमानता आपको बतानी है। दिन और रात की लंबाई में किस कारण से होती है? तो ये रहे आपके ऑप्शंस, ध्यान से देखिए। अर्थ की रोटेशन इसकी एक्सिस पर, यानी कि धुरी पर जो घूमती है अर्थ, पृथ्वी, उसकी वजह से, या फिर जो सूर्य के आसपास चक्कर लगाती है, रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, उसकी वजह से, या फिर जो अक्षांश की स्थिति है, जिस स्थिति की हम बात कर रहे हैं पृथ्वी पे, जो भी ऐसी पोजीशन की हम बात कर रहे हैं, सिर्फ जैसे हम डे टाइम और नाइट टाइम तो एक जगह से ऑब्जर्व करते हैं ना। मान लीजिए भारत में तो भारत के किसी शहर से ऑब्जर्व करेंगे, या अमेरिका में तो अमेरिका के किसी शहर, ठीक है। तो उसकी हम उस पर्टिकुलर उसकी पोजीशन, उसकी लैटिट्यूड पोजीशन यानी अक्षांश की स्थिति की बात कर रहे हैं, या फिर रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ ऑन अ टिल्टेड एक्सिस, इसकी वजह से। तो आपको बताना है अक्षांश या फिर रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ या रोटेशन ऑफ अर्थ। ओके, आप इसका जवाब मुझे दीजिए कमेंट में। ये दूसरा प्रश्न है आपके लिए, ठीक है। थोड़ा बहुत आप भी मेरे साथ मेहनत करेंगे ना तो सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अब नहीं है शायद, अब ख़त्म हो गए क्वेश्चन। अब है आपकी कमेंट का मुझे इंतज़ार, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून टू दिस चैनल CSE। और अगर आपको कुछ फीडबैक देना हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैंने इस डिस्क्रिप्शन में दे दी है। थैंक यू सो मच।